लेक्चर 20 पार्ट 2.1 प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड क्रिटिकल सेक्शन। तो पहले आते हैं क्या, इन लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी देखा था बिटवीन द कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होती हैं, इज द प्रोसेस दैट कैन अफेक्ट द अनदर प्रोसेस एंड कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस। ये वो प्रोसेस हैं जो कि अफेक्ट हो जाती हैं दूसरे प्रोसेस से और अफेक्ट करती हैं दूसरे प्रोसेस के। देयर इज़ अ टू वे टू कैरी आउट द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो तरीके से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन बिटवीन द टू कोऑपरेटिंग प्रोसेस, दो कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बीच में। इफ और एन नंबर ऑफ प्रोसेस हो तो भी द कोऑपरेटिंग प्रोसेस के दो मेथड कौन से थे? पहला था मेथड पासिंग सिस्टम और मैसेज पासिंग सिस्टम, और दूसरा शेयर मेमोरी सिस्टम। इन शेयर मेमोरी में हम क्या करते थे, टू और मोर प्रोसेस आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू ईच अदर बाय शेयरिंग यूज ऑफ द शेयर रीजन और शेयर मेमोरी एलोकेट टू देम। शेयर मेमोरी सिस्टम में हम क्या करते थे, दो या दो से अधिक प्रोसेस क्या करते थे, ट्राई करते थे कम्युनिकेट करने का एक दूसरे से, मेकिंग यूज ऑफ द कॉमन एरिया और शेयर रीजन का यूज करके। नाउ सपोज टू और मोर प्रोसेस, अब एज्यूम करो कि दो और दो से अधिक प्रोसेस concurrently try to access the particular शेयर सेक्शन। दो या दो से अधिक प्रोसेस एक साथ ही उस शेयर सेक्शन को एक्सेस करने की करेंगी ऑफ मेमोरी को। तो इन दिस केस क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी में भी रिजल्ट। ऐसे में क्या आएगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी आएगी। वी अराइव एट द इनकरेक्ट स्टेट में हम पहुंच जाएंगे। कैसे हम डेटा इनकंसिस्टेंसी में फिर फंस जाएंगे, देखते हैं। ठीक, पहले देख प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन फर्स्ट अंडरस्टैंड डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, व्हाट आर द इनकरेक्ट स्टेट क्या होता है, इनकरेक्ट स्टेट क्या होता है, एंड व्हाट मे बी रिजल्ट इन ड्यू टू दिस इनकंसिस्टेंसी, और इसके कारण से क्या रिजल्ट आता है इनकंसिस्टेंसी पे, वो देखते हैं। फर्स्ट केस पार्ट डिस्कस। इन लास्ट पार्ट डिस्कस कोऑपरेटिंग प्रोसेस कम्युनिकेट टू ईच अदर दे शेयर लॉजिकल एड्रेस स्पेस। या तो वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस शेयर कर दें या वो क्या करते हैं, दे शेयर डेटा थ्रू फाइल मैसेज। हमने स्लाइड नंबर 1 में भी वैसे ही देखा है कि प्रोसेस को, ऑपरेटिंग प्रोसेस को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है तो दो तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। कैसे, शेयर लॉजिकल एड्रेस स्पेस और दूसरा हो जाएगा शेयर डेटा थ्रू फाइल और मैसेज। अब देख, इसमें लिखा भी हूँ, शेयर डेटा थ्रू फाइल मैसेज में नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। इफ शेयर डेटा थ्रू फाइल और मैसेज इनकंसिस्टेंसी की बात ही नहीं आती। अब शेयर लॉजिकल एड्रेस और स्पेस में रिजल्ट इन द डेटा इनकंसिस्टेंसी आती है, उसमें इनकंसिस्टेंसी की बात आती है। एग्जाम्पल के लिए हम प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक, अब आते हैं इसमें पेज नंबर अपने थर्ड पेज में। डेटा इनकंसिस्टेंसी की बात आती है, हमने देख लिया जब हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस को ट्राई टू शेयर शेयर रीजन टू एलोकेट देम आती है, तब बात आती है। इफ दे आर ट्राई टू एक्सेस द पर्टिकुलर शेयर रीजन ऑफ द मेमोरी concurrently in the interleave manner। अगर दो प्रोसेस क्या करती हैं, एक्सेस करती हैं, अगर वो क्या करती हैं, ट्राई करती हैं कॉन्करेंटली एक्सेस करने की मेमोरी को, तो वहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी की बात आती है।
understand this with the product कंज्यूमर प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम समझते हैं. With the help of the process consumer problem, what happen when two process try to access the shared memory at the same time? That means किस तरह से डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है. हम स्लाइड नंबर 1 को देख चुके हैं मैम की. कोड फॉर द प्रोसेस 2 कोड देख लेते हैं. स्लाइड 2 हम देख रहे हैं. स्लाइड 2 में देखेंगे कि वाइल ट्रू इक्वल टू ट्रू है तो वाइल काउंटर इक्वल टू बफर साइज है. जब तक काउंटर क्या है, काउंटर एक वेरिएबल है, ये शेयर वेरिएबल है. ठीक, काउंटर वेरिएबल यूज बाय द प्रोडक्ट प्रोसेस ऑल्सो एंड कंज्यूमर प्रोसेस ऑल्सो. मतलब ये शेयर वेरिएबल है, ये प्रोडक्ट प्रोसेस और कंज्यूमर प्रोसेस दोनों यूज़ कर रही होंगी इसे. जब काउंटर इक्वल टू बफर साइज है, मतलब काउंटर फुल है, भरा हुआ है. देयर इज़ नो स्पेस फॉर द प्रोसेसिंग आइटम. तब तक डू नथिंग हो, मतलब कुछ ना करो. प्रोड्यूसर क्या करेगा, तब तक कुछ नहीं करेगा. जब तक बफर का साइज बड़ा है तब तक वो कुछ नहीं करे. जैसे भी बफर खाली हुआ, मतलब काउंटर इज नॉट इक्वल टू बफर साइज के इक्वल नहीं हुआ, तो इन दिस केस ये हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल जो है उसमें नेक्स्ट प्रोडक्ट एंटर कर देंगे और फिर इन इक्वल टू क्या कर देंगे, इन +1% बफर साइज. ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सर्कुलर क्यू का यूज़ कर रहे हैं. फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, काउंटर ++ को बढ़ा देंगे. अब काउंटर काउंटर को मैकेनिक मशीन लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं. तो इसको कैसे करते हैं, रजिस्टर एक लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, काउंटर की वैल्यू स्टोर करते हैं. फिर उस रजिस्टर में उसकी इंक्रीमेंट करते हैं, +1 करते हैं, फिर उसकी वैल्यू अगेन काउंटर में डाल देते हैं. ये काउंटर जो था ये शेयर वेरिएबल था. ठीक, अब हम कोड देखते हैं किसका, रिसीवर कंज्यूमर का. प्रोड्यूसर का कोड हमने देख लिया. अब कंज्यूमर का कोड देखते हैं. वाइल काउंट इक्वल टू 0. जब तक कोई भी कंज्यूमर में बफर में एम्प्टी है तब तक, दैट मीन्स कंज्यूमर कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग. तब तक कंज्यूमर कुछ कंज्यूम नहीं करेगा. ठीक, नेक्स्ट कंज्यूमर में हम क्या कर देंगे, जब बफर में इट्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब मतलब कोई ना कोई प्रोड्यूसर ने कुछ ना कुछ डाल दिया है. तब कंज्यूमर क्या करेगा, बफर से जो टॉप पे होगा उसको आउट कर लेगा और नेक्स्ट कंज्यूमर में स्टोर कर देगा. और फिर आउट वेरिएबल जो है, आउट वेरिएबल फॉर द कंज्यूमर जो है उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट करके आउट +1 और मॉडलो बफर साइज ये का ऐसा कर रहा है क्योंकि सर्कुलर क्यू के वजह से, और फिर काउंटर को माइनस कर देगा. ठीक, अब मशीन लेवल पे काउंट माइनस कैसे वर्क किया, रजिस्टर सेकंड पे हमने क्या किया, पहले काउंटर की वैल्यू डाली, फिर रजिस्टर सेकंड को डिक्रीमेंट किया, फिर काउंटर में उसकी वैल्यू डाल दी गई. ठीक, ये मशीन लेवल पे हुआ. ये जो सब किया हमने, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या किया. इस प्रोसेस को लिखा था हमने और इस प्रोसेस को भी लिखा था. अब स्लाइड नंबर 4 को देखते हैं कि सबको लिखा है. स्लाइड नंबर 4 को देखें. सपोज काउंटर इनिशियल में क्या था, 5 था, और एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, C++ को और C काउंटर माइनस को
को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो और मानते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को फ्लो कर रहे हैं और इसका टाइम क्वांटम कितना है, 2 है। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन देखते हैं। जब टाइम t0 था तो प्रोसेस p क्या कर रही है, एग्जीक्यूशन करती है और रजिस्टर 1 को क्या करती है, वैल्यू स्टोर करती है जो कि हो जाती है 5। और फिर टाइम t1 पे क्या होगा, प्रोसेस p एग्जीक्यूट करेगी और रजिस्टर वैल्यू r1 को क्या कर +1 करके रजिस्टर की वैल्यू 6 कर देगी। राउंड रॉबिन है तो ये आउट ऑफ हो जाएगा। और फिर टाइम 2 पे t2 पे एग्जीक्यूशन होगा कंज्यूमर का, और रजिस्टर R2 की वैल्यू स्टोर करेगा रजिस्टर R2 में काउंटर की वैल्यू जो कि आएगी 5। और फिर जब अगर टाइम t3 होगा एग्जीक्यूट करेगा रजिस्टर 2 को और रजिस्टर 2 -1 करेगा तो रजिस्टर 2 की वैल्यू हो जाएगी 4। जब फिर से क्या नाम है काउंट प्रोड्यूसर की बारी आएगी तो t4 को एग्जीक्यूट करेगा और रजिस्टर फर्स्ट की जो वैल्यू है 6 वो काउंटर में डाल देगा। इसी तरह अगर t5 की बात की जाए तो वो भी क्या करेगा, c को कंज्यूमर एग्जीक्यूट करेगा और रजिस्टर 2 की जो वैल्यू है वो काउंटर में डाल देगा 4। तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, काउंटर की 4 मिलेगी जो कि एक इनकरेक्ट स्टेट है। इसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद हमें इनकरेक्ट स्टेट पे लाया गया। अगर हम प्रोड्यूसर की काउंटर ++ और काउंटर माइनस, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के काउंटर ++ और काउंटर माइनस को अगर सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें काउंटर की वैल्यू कितनी आती है, आना चाहिए 5 जो कि करेक्ट आंसर है। बट आई है 4। अगर हम अगर एक्सचेंज करते हैं t4 को और t5 को देन हमें काउंटर की वैल्यू कितनी मिल आएगी, 6 आएगी। दैट मीन्स अनदर इनकरेक्ट स्टेट पे आ जाएंगे। दैट मीन्स वी डिपेंड ऑन द, अगर हम देख ऑर्डर को चेंज किए हैं तो हमें दूसरा ऑर्डर मिला, दूसरा आंसर मिला है। वी डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन, जैसा ऑर्डर वैसा डिफरेंट ऑर्डर मिलेगा, होना चाहिए। ऑर्डर कोई भी हो, वी शुड अराइव एट द कंसिडेंट स्टेट, दैट मीन्स काउंट इक्वल टू 5। कुछ भी हो हमें एक कंसिस्टेंट स्टेट पे आना चाहिए जहाँ पे हमारे काउंट की वैल्यू, जो काउंटर जो था ये इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, 5। इसे ये जो है इसे डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ही डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। ये क्या क्यों हुआ और कब हुआ, ये डेटा इनकंसिस्टेंसी तो हो गया, समझ में आया, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों प्रोसेस ने कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन की कोशिश की, मतलब दोनों ने कॉन्करेंटली एग्जीक्यूशन की प्रोसेस की, उसने इसको काउंटर ++ को बढ़ाने की कोशिश की और उसने काउंटर माइनस को बढ़ाने की कोशिश की, तब डेटा इनकंसिस्टेंसी हुई और डेटा में चेंजेस आए। अब देख, 2 कंडीशन हो गई, अगर दोनों एक साथ शेयर वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेंगे और आउटपुट डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे, तो इस दोनों को कंडीशन को बोलते हैं रेस कंडीशन बोलते हैं। दिस हैपन वी allow both producer to manipulate the variable counter concurrently and outcome depend on the order of which access take place। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेस कंडीशन कहते हैं, रेस कंडीशन बोलते हैं। ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए रेस चल रही है,
इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए एक रेस चल रही है, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा कौन दूसरा होगा, इसीलिए इसको रेस कंडीशन बोलते हैं। रेस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसेस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे जो हुआ है, तो इससे हम डेटा इनकन्सिस्टेंसी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए थे, हमें चाहिए था कि शेयर सेक्शन ऑफ द मेमोरी शुड बी एग्जीक्यूट बाय द सिंगल प्रोसेस एट अ टाइम। जो शेयर सेक्शन है मेमोरी का वो एक ही टाइम पे एक ही एग्जीक्यूट करे, एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करे। अगर कोई मेमोरी को एक्सेस कर रहा है तो उस समय कोई और दूसरा प्रोसेस उस शेयर मेमोरी को एक्सेस ना कर पाए, ये हम ये चाहते हैं। तो इस तरह से हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 5 देख क्या लिखा है, स्पेशली ऑन मल्टी कोर सिस्टम और multi-threaded system, parallel execution on the different core, process synchronization and coordination। देख अब देख मल्टी कोर का थोड़ी हिंट दे दूँ। मल्टी कोर क्या होता है, मल्टी कोर क्या होते हैं, अ सिंगल कंप्यूटर डिवाइस विच मल्टीपल कोर, एक सिंगल कंप्यूटर डिवाइस जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कोर होते हैं। सिंगल कोर में देख कोर होता है, मेमोरी होती है, बस इंटरफेस होता है चिप के अंदर, चिप बाउंडेड होता है। और मल्टी कोर में क्या होता है, अलग अलग कोर होते हैं, उसके इंडिविजुअल मेमोरी होती है, एक शेयर मेमोरी होती है। शेयर मेमोरी के कारण ही अलग अलग कोर भी हो गए और लेकिन एक शेयर मेमोरी हो गई, इसी कारण से इसको हम पढ़ रहे हैं। बस इंटरफेस होता है, फिर जो भी है चिप बाउंडेड हो, ये हो गया मल्टी कोर का बेसिक आइडिया। अब देख मल्टी कोर हम लोगों ने डुअल मल्टी कोर के बारे में सुना है, और देयर इज अ मल्टी कोर ऑन द सेम सिस्टम आर वी हैव द शेयर मेमोरी। मल्टीपल कोर हो जाए ऑन द सेम सिस्टम, वी हैव शेयर मेमोरी, उनमें एक शेयर मेमोरी भी होती है। और ये भी चाहते हैं कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को डेवलप करें, और हम ये तो चाहते हैं कि मल्टी कोर को डेवलप करें, हम ये भी चाहते हैं कि मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन को भी डेवलप करें। दैट मीन्स मल्टी कोर प्लस वी वांट मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन, मतलब प्रोसेस को थ्रेड में भी डिवाइड कर रहे हैं और दोस्त thread will share the same memory which is allowed to parent process। थिंक कितना डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, कितनी डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है। तो दिस थ्रेड, अब इसको लिखेंगे कैसे, दिस थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटिंग पैरेलली ऑन डिफरेंट कोर एंड दे विल एक्सेसिंग द शेयर मेमोरी। तो ऐसे माहौल में इट क्वाइट कंपल्सरी वी शुड establish a process synchronization and process coordination। तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रोसेस इसको बनाना चाहिए। The growth of multi-core system, there are an increases emphasis on developing multi-threaded application where in several threads which are quite possible share data are running in parallel on different processing core। तो ऐसे में बहुत ही डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, तो हम यूज़ करेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो सके। अब देखा पहले आता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन को देखते हैं क्या। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल सेक्शन।
क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? अगर कोई प्रोसेस है, प्रोसेस के डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट, एक सेक्शन ऐसा भी रहेगा जिस उसमें जहाँ पे एक सेक्शन ऐसा भी रहता है उसमें जहाँ पे जाकर वो शेयर मेमोरी को एक्सेस करता है. इट हैज़ दैट सेक्शन विच इज अ शेयर by another process. Each process have the particular section of code जहाँ पे वो शेयर मेमोरी को एक्सेस करेगा वो पर्टिकुलर सेक्शन की प्रोसेस जहाँ पे जाकर वो शेयर मेमोरी को एक्सेस करेगा, दैट सेक्शन इज नोन एज द क्रिटिकल सेक्शन. और हर प्रोसेस के पास एक ना एक क्रिटिकल सेक्शन होता है. स्लाइड 5 में जैसे लिखा है, each process have a segment of code called critical section in which process may be changing common variable, updating a table, writing file and so on. ठीक. अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट्स यही है कि जब एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में हो तो उस समय दूसरा प्रोसेस कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन पे ना जाए. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इफ प्रोड्यूसर executing count plus the consumer must be wait for the executing count minus. अगर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, काउंट C++ कर रहा है, तो कंज्यूमर को C-, के लिए वेट करना चाहिए. ठीक. स्लाइडिंग 5 में जैसे रिक्वायरमेंट्स के डेफिनेशन लिखी है, नो टू प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन. कोई दो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होती हैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में. एंट्री सेक्शन क्या होते हैं? हर प्रोसेस को परमिशन लेना चाहिए या रिक्वेस्ट करना चाहिए बिफोर द एंटरिंग इनटू द इट्स क्रिटिकल सेक्शन. हर प्रोसेस को बताना चाहिए कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है. एग्जिट सेक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल आया तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने बाहर निकल आ गया, तो कोई और दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है. रिमेनिंग सेक्शन, जैसे ही वो अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया तो जो भी उसको रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट करना है वो उस रिमेनिंग सेक्शन में आ जाएगा. स्लाइड 5 में जैसे देख क्या है, एंट्री सेक्शन क्या है? ईच प्रोसेस मस्ट बी रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन. हर प्रोसेस को परमिशन लेनी चाहिए टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन. और क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी फॉलो बाय एन एग्जिट सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन में एक एग्जिट सेक्शन भी होना ही चाहिए, फॉलो होना चाहिए. और रिमेनिंग कोड में को रिमेनिंग सेक्शन में रन करेंगे. ठीक. अब फिर इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस. क्या स्ट्रक्चर होते हैं? पहले देख डू, फिर उसके बाद होगा, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहा है तो एंट्री सेक्शन होगा, देन वो क्रिटिकल सेक्शन में होगा, देन वो एग्जिट सेक्शन में होगा, फिर वो रिमेनिंग सेक्शन जो भी अपना काम कर रहा है वो करेगा. और फिर उसके बाद वाइल डू वाइल का जो खत्म कर देंगे. ठीक. अब देख क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या थी. प्रॉब्लम क्या है क्रिटिकल सेक्शन की? हम प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑपरेटिंग ऑपरेशन करना है. उसके लिए कुछ रूल और कुछ प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है, सो दैट द प्रोसेस कैन बी कोऑपरेट विदाउट कॉजिंग डेटा इनकंसिस्टेंसी. तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रोसेस के बीच में रूल्स और रेगुलेशन प्रोटोकॉल बनाना है. तो वो कैसे करेंगे? हमें एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन
कि इस तरह के कोड लिखना है, कि इस तरह से कोडिंग करना है कि सो दैट द डेटा प्रोसेस और कोऑपरेट इजीली हो सके, ठीक। और इस तरह से कोड लिखना है। तो कोड किस तरह से लिखेंगे, देख इसका सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट बी सेटिस्फाई फॉलोइंग द 3 रिक्वायरमेंट। जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है क्रिटिकल सेक्शन की, वो 3 रिक्वायरमेंट से हो सकती हैं खत्म। उससे पहले हम देख लेते हैं मैम ने क्रिटिकल सेक्शन की क्या डेफिनेशन लिखाई थी। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल that the process can use to cooperate. Critical section problem is to design a protocol. ये डिज़ाइन करता है प्रोटोकॉल को that the process can use to cooperate. जो प्रोसेस कोऑपरेट करने के लिए आती हैं उनके लिए। देख सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 3 सॉल्यूशन 3 में होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोसेस और बाउंड वेटिंग 3 में हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोसेस और बाउंड वेटिंग। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कि इफ प्रोसेस PI इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन then no another process can be executing in their critical section. अगर कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई अनदर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगी और वो वेट करेगी बाहर प्रोसेस। सपोज देयर इज नो प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन, जो वेट प्रोसेस हैं विच आर वेटिंग टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन टू डिसीजन मेक हु प्रोसेस, उनमें से कौन सी पहले अंदर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन के। दैट मीन्स ओनली वेटिंग प्रोसेस मेक डिसीजन हु विल एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। ये देख वेटिंग प्रोसेस ही डिटरमाइन करेंगे कि कौन पहले जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। टर्मिनेटिंग प्रोसेस का कोई रोल नहीं है। जो प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं या न्यूली अराइव प्रोसेस हैं जो वेट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। बाउंड्री वेटिंग क्या है, बाउंड्री वेटिंग में स्टारवेशन से प्रिवेंट करना है। देख किसी प्रोसेस को बाउंड्री वेट करना ना पड़ेगा, मतलब देयर एग्जिस्ट अ बाउंड्री और लिमिट ऑन वेटिंग ऑफ ईच प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में वेट करने के रिक्वेस्ट किया है आफ्टर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, उसको परमिशन मिल जाएगी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। उसको इंडेफिनिट वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इट गेट द चांसेस टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ फिनिशिंग अमाउंट ऑफ द टाइम। इट कैन डू नॉट हैव वेट इनफाइनाइट टाइम, उसको इनफाइनाइट टाइम तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Peterson's solution for the critical section problem लेक्चर 21 है, पार्ट 2.2 है। पीटरसन सॉल्यूशन हमने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम देखी थी, उसमें हमें क्या था कि उसके 3 सॉल्यूशन थे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और थर्ड इज बाउंडेड वेटिंग। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में हम क्या करते थे, हमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ता था जिससे हम जो प्रोटोकॉल बनाना पड़ता था जिससे हम जो थे उसको सॉल्यूशन जो थे तीनों उसको सेटिस्फाई कर सकते। तो पीटरसन सॉल्यूशन देखते हैं। तो देख पहले मैम का देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, रिस्ट्रिक्ट है 2 प्रोसेस के लिए। या तो हम प्रोसेस को P0 और P1 कह दें, या तो प्रोसेस को PI और P से कह दें, और जहाँ J जो होगा वो 1 - I होगा। ये 2 प्रोसेस विल शेयर 2 डेटा आइटम। इसमें 2 प्रोसेस अपने 2 डेटा आइटम को शेयर करती हैं। पहला इन टर्न को, टर्न ये बताता है कि किसकी टर्न है, कि कौन एग्जीक्यूशन करेगा, ठीक। अगर टर्न इक्वल टू Y है
तो मतलब टर्न आई मतलब प्रोसेस आई क्या करेगा, एंटर करेगा अपने क्रिटिकल सेक्शन में। अगर टर्न इक्वल टू जे है तो प्रोसेस जे एंटर करेगा अपने क्रिटिकल सेक्शन में। दूसरा बूलियन फ्लैग टू, ये एक एरे है जो ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस, वेदर P0 और P1 कौन सी प्रोसेस रेडी है फॉर द एंटरिंग द एग्जीक्यूशन। अगर मान ले P0 ट्रू है और P1 फॉल्स है तो मतलब P0 रेडी है टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन और लेकिन P1 नहीं रेडी है। अगर मान ले P0 फॉल्स है और P1 ट्रू है तो मतलब P0 नहीं रेडी है टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन और P1 इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अगर P0 और P1 दोनों के लिए ये क्या है, ट्रू है, तो देन बोथ प्रोसेस आर रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अब देख स्ट्रक्चर ऑफ द PI समझ, ये जो हम स्ट्रक्चर ऑफ PI पढ़ रहे हैं सिमिलर स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ PJ का। तो मतलब देख सेम वो स्ट्रक्चर होगा PJ का, मतलब वो एंटर ही सेक्शन होगा फॉर द PJ और ये है किसका, PI का। तो डू फिर पहला एंट्री सेक्शन बनाते हैं। एंट्री सेक्शन में क्या है, फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू, जिस प्रोसेस का एंट्री है उसको ट्रू करेंगे, उस प्रोसेस को एंट्री देंगे कि वो रेडी टू एग्जीक्यूशन है। टर्न इक्वल टू जे, टर्न किसकी बैठा देंगे, जे की, मतलब टर्न दूसरे को दे देंगे। वाइल फ्लैग जे फ्लैग जे का इंडेक्स देखेंगे कि जे रेडी है फॉर द एग्जीक्यूशन एंड और टर्न भी जे की है, तो हम जे को भेज देंगे, हम PI को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल टू जे, ये अगर ट्रू होती है तो हम जे को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दें, हम PI को इसी लूप में फंसा लेंगे तब तक जब तक टर्न इक्वल टू आई नहीं हो जाती या फ्लैग जे जो है वो फॉल्स नहीं हो जाता। और वो फॉल्स होगा जब ये एक बार अपना पूरा एग्जीक्यूशन कर चुकेगी PJ, तो वो जब एग्जिट सेक्शन में जाएगी तो फ्लैग जे को वो अपने में फॉल्स करेगी। तो मतलब PI की चांस तो आएगी ही आएगी। अगर मान ली ये फॉल्स होता है कोई भी कंडीशन, या तो टर्न्स इक्वल टू आई हो जाती या तो फ्लैग जे इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तब क्या करेगी ये जो PI है वो एंटर कर जाएगी अपनी क्रिटिकल सेक्शन में और फिर अपने क्रिटिकल सेक्शन में फिर अपने इंडेक्स को, फ्लैग आई के इंडेक्स को फॉल्स कर देगी ताकि PJ को चांस मिल सके। फिर उसके बाद अपना रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट करेगी, फिर वाइल ट्रू, ये हो जाएगा इसका कोड। ये मैम ने लिखाया था। अब समझ, अब मैंने क्या लिखा है, पीटरसन इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है। पीटरसन सोल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोसेस, ये रिस्ट्रिक्ट है दो प्रोसेस के बीच, that alternatively execution between their critical section and remainder section, जो ये अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन करेगी अपनी क्रिटिकल सेक्शन को और रिमेनिंग सेक्शन को, ठीक। द प्रोसेस आर नंबर्ड P0 and P1 for convenience. While presenting PI, we use PJ to denoting the another process that is J equal to 1 minus I. कन्वीनियंट के लिए हमने प्रोसेस PI लिख दिया और PJ लिख दिया फॉर द डिनोशन पर्पस के लिए, जहाँ पे J इक्वल टू
1 minus I था. A Peterson solution required the two process to share two data item. Peterson solution को दो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने आइटम को शेयर करे. पहला टर्न की, दूसरा बुलियन फ्लैग की. The variable turn indicate who turn in it is to enter its critical section. जो वेरिएबल टर्न है वो इंडिकेट करता है कि किस टर्न है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करे. एग्जाम्पल दैट एक एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे टर्न इक्वल टू आई है तो देन द प्रोसेस पी आई इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन. तो प्रोसेस पी आई को अलाउ करेगा कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एंड करे. ठीक. द फ्लैग second, the flag array is used to indicate if a process is ready to enter its critical section. ये फ्लैग एरे जो है वो इंडिकेट करता है कि क्या प्रोसेस रेडी है टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन. फॉर एग्जांपल फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू है, देन पी आई इज रेडी टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन. एंट्री सेक्शन ऑफ पी आई. अब देखिए कैसे एंट्री सेक्शन ऑफ द पी आई होगा. To enter the critical section of process PI, first set flag I to be true. देख एंट्री सेक्शन ऑफ द PI के लिए फ्लैग I को ट्रू करना पड़ेगा. फिर उसके बाद देन सेट टर्न टू द वैल्यू j. फिर टर्न को j के इक्वल प्रूव करना को सेट करना पड़ेगा. देयर बाय asserting that asserting that if the another process wish to enter the critical section, it can do so. अगर ये भी देखते हैं कि क्या अनदर प्रोसेस कर एंटर करने के लिए है, एंटर करने के लिए अगर नहीं है तो वो अगर है तो वो कर सकती है, नहीं तो फिर ये अपना करेगा. ठीक. अब हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे बचाते हैं. अब ये देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे तीन कंडीशन को ट्रू करता है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन इफ बोथ द प्रोसेस ट्राइंग टू एंटर एट द सेम टाइम. अगर दोनों प्रोसेस एक ये करने की कोशिश करें तो एंटर इन द सेम टाइम. टर्न्स विल सेट to both I and j at the roughly at the same time. टर्न क्या हो जाएगा, I हो जाएगा and j हो जाएगा at the same time. Only टर्न की क्या हो रहा है, only one value only one value of this assignment will be last. कोई एक वैल्यू असाइन होगी टर्न को. The another will be occurring but will be overwriting immediately. दूसरी होगी लेकिन पर overwrite हो जाएगी. That means the eventually value of turn determined which the process to which two process is allowed to enter its critical section. तो इवेंचुअली जो टर्न की वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रोसेस एंटर करेगी क्रिटिकल सेक्शन में फर्स्ट, वो डिसाइड करेगी टर्न की वैल्यू. नाउ प्रूव दैट दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट. वी नीड टू शो दैट कि तीन कंडीशन शो करना पड़ेगा. म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इस प्रिजर्वेंस है, द प्रोग्रेस रिक्वेस्ट इज सेटिस्फाई एंड बाउंड्री वेटिंग रिक्वायरमेंट इज मीट. तो पहले देख म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिजर्व है, इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे कि सपोज कर लेंगे प्रोसेस पी आई है, जो एरे है पी आई का और पी जे का दोनों ट्रू है. दैट मीन्स बोथ प्रोसेस इज रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. रेडी टू डू एग्जीक्यूशन इन द एंट्री ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन. लेकिन
टर्न कैन बी एदर आई और जे। अगर टर्न इक्वल टू आई हुआ तो वाइल वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एंड पी आई क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा इसके अपने क्रिटिकल सेक्शन में। इफ टर्न इक्वल टू जे हुआ तो देन वाइल वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये जो पी आई वाला पूरा सेक्शन था ये अपने लूप में फंसा रहेगा और पीजे क्या करेगा, एंटर हो जाएगा अपने क्रिटिकल सेक्शन के। दैट मीन्स टर्न इक्वल टू आई और टर्न इक्वल टू जे। That means any one process can enter the critical section. Finally, turn is the deciding factor if both ready to enter its critical section. अब सेकंड देखते हैं, प्रोग्रेस। सेकंड कंडीशन जो प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, भले स्ट्रक्चर ऑफ द पी आई का है हाँ, लेकिन वाइल फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल टू आई है, इट इज टर्न ऑफ द जे। अगर भले ये स्ट्रक्चर पी आई का है लेकिन ये चेक कर रहा कि कहीं फ्लैग रेडी तो नहीं है, फ्लैग जे रेडी तो नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, और कहीं टर्न फ्लैग जे की तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो उसको चांस दे देगा फॉर द एग्जीक्यूशन। सिमिलरली अगर हम जे की देखें तो वो भी यही चेक करेगा कि कहीं इस पी आई फ्लैग एरे जो है पी आई का वो ट्रू तो नहीं है और कहीं टर्न इक्वल टू आई नहीं है। अगर ऐसा है तो वो चांस दे देगा इसको। अब लिखा क्या हूँ, कंडीशन प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द पी आई का है लेकिन हम फ्लैग जे की, इट इज़ द टर्न ऑफ द जे पी जे के टर्म्स में है, बट गेट इक्वल टू चांसेस ऑफ द पी आई। सिमिलर फॉर स्ट्रक्चर पी जे, पी आई की जाने है तो जे की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। सिमिलरली फ्लैग आई एंड टर्न इक्वल टू फाइनली एक प्रोसेस को लास्ट देगा और कोई दूसरा एक प्रोसेस गेट चांस टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। इट अलाउ द प्रोग्रेस, दैट मीन्स all process are giving chance to enter its critical section. Their critical section, both PI and PJ are deciding which process enter to its critical section. They are checking another process is ready to enter its critical section और उसकी टर्न है कि नहीं। Both process are allowing the condition of the progress. They allow the progress to other process. अब देखते हैं बाउंड्री वेटिंग है कि नहीं। बाउंड्री वेटिंग मतलब कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन में ना चले जाए। आफ्टर फिनिशिंग द क्रिटिकल सेक्शन फ्लैग आई क्या हो रही है, फॉल्स करते जा रही है। मीन वाइल फ्लैग जे ट्रू है तो एंट्री इनटू फ्लैग है ट्रू है तो they enter into the critical section. That means PJ is not waiting for the infinite time. After execution of the PJ getting a chance to executing PI when PJ is doing execution. Similarly for PI when PJ is doing execution and PI is request. That means our lecture 22 हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। तो हमने पीटरसन सॉल्यूशन में क्या देखा था कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है और नॉट गारंटी टू वर्क ऑन मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये भी गारंटी नहीं है कि ये मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर में काम करेगा और ये रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन द टू प्रोसेस। ये पीटरसन प्रॉब्लम में पीटरसन सॉल्यूशन में था। फॉर हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है टूल जिसे हम क्या कहते हैं, अब देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन के लिए हमें एक टूल रिक्वायर्ड है जिसे लॉग कहते हैं। लॉग में क्या होता है, प्रोसेस मस्ट एक्वायर अ लॉग बिफोर एंटरिंग अ क्रिटिकल सेक्शन।
प्रोसेस को एक लॉक की रिक्वायर्ड होगी जब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा और फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में कुछ काम करेगा, एंड देन इट रिलीज द लॉक व्हेन इट एग्जिस्ट द क्रिटिकल सेक्शन। जब वो रिलीज कर देगा लॉक को जब वो एग्जिस्ट होगा क्रिटिकल सेक्शन को, रिमेनिंग पार्ट को वो कंटिन्यू करेगा। और देख ये अब देख यूनिप्रोसेस इन्वायरमेंट के लिए लॉगिंग सिस्टम ज़्यादा क्या ज़्यादा यूनिप्रोसेस के लिए नहीं। अगर यूनिप्रोसेस के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं कि हम प्रिवेंट इंटरप्ट फ्रॉम द ऑकरिंग वाइल अ शेयरिंग वेरिएबल वाज बीइंग मॉडिफाइड। हम यूनिप्रोसेस सिस्टम के लिए हम प्रिवेंट कर दें इंटरप्ट को फ्रॉम द ऑकरिंग जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी शेयर वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें नो प्रीएम्पशन होगा, मतलब बीच में कोई इंटरप्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल लेवल पे होगा। ठीक, ये जो प्रीएम्पशन हम कर रहे हैं ये मल्टी लेवल प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट के लिए नहीं है, मल्टी प्रोसेसर के लिए ये नहीं है। ये डिसेबल इंटरप्ट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर द मल्टी प्रोसेसर की इन्वायरमेंट के लिए। इंटरप्ट को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट के लिए। ठीक, द क्राइटेरिया द क्रिटिकल सेक्शन बिकॉज कुड बी सॉल्व सिंपल इन अ यूनिक प्रोसेसर इन्वायरमेंट। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है फॉर a unique problem environment if we could prevent interrupt from the occurring while sharing the variable was being modified। ये हम क्या करते हैं, इंटरप्ट को ऑकर करा दें जब हम शेयर वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं। इन दिस मैनर वी कुड बी श्योर दैट the current sequence of instruction would be allowed to execute in order without preemption। इस तरह से हम अपने बिना प्रीएम्पशन के हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से इस मैनर से ऑर्डर होंगे सीक्वेंस को। नो अनदर इंस्ट्रक्शन वुड बी रन, कोई और दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं रन करेगी। सो नो अनएक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन कुड बी मेड टू द शेयर वेरिएबल, और कोई इंस्ट्रक्शन दूसरी रन नहीं करेगी तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है शेयर वेरिएबल में। दिस इज ऑफ्टन द अप्रोच टेकन बाय द नॉन प्रीएम्पशन कर्नल, ये कर्नल के द्वारा होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस सॉल्यूशन इज नॉट एज फिजिबल इन द मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट, ये मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट के लिए नहीं फिजिबल है। डिसेबलिंग इंटरप्ट ऑन द मल्टी प्रोसेसर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इंटरप्ट को डिसेबल कर देंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एज वेल एज द मैसेज इज पास बाय द ऑल प्रोसेसर, as the message passed by the all processor, this message passing delay entry is into each critical section। ये मैसेज पासिंग जो है ये डिले हर क्रिटिकल सेक्शन में होगा। एंड सिस्टम एफिशिएंसी डिक्रीजेस, सिस्टम की एफिशिएंसी सीपीयू एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो कंसीडर द इफेक्ट ऑन द सिस्टम, इसका इफेक्ट हम सिस्टम पे भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लॉक इज कीप अपडेटिंग बाय द इंटरप्ट, consider the effect on the system, clock is kept update by the interrupt, clock बढ़ती जाएगी। ठीक, मतलब टाइम डिले होगा और सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा। दिस हाउ हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन कैन बी यूज फॉर द सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये हमने देखा कि किस तरह से हार्डवेयर सॉल्यूशन यहाँ पे काम कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन पावर, जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन अगर हम इंटरप्ट को डिसेबल कर देते हैं तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से कैन बी सेव। अगर हार्डवेयर को इंटरप्ट को डिसेबल कर देते हैं तो उससे हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर सॉल्यूशन इज द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। देख,
टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ये स्पेशल हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करता है, लॉग शेयर्ड वेरिएबल, इस लॉग एक शेयर वेरिएबल को यूज करता है। ठीक, सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड इसमें दो ठो है, एक टेस्ट एंड सेट करके एक फंक्शन का है, और फिर एक मेन जो प्रोसेस पीआई का सूडो कोड है वो है। तो देख, पहले टेस्ट एंड सेट एक फंक्शन, बुलियन फंक्शन है, जो कि एक पैरामीटर लेता है अपने अंदर, बुलियन लॉग करके लेता है, लॉग पैरामीटर लेता है। अगर लॉग्ड, इफ लॉग्ड ट्रू है, लॉग क्या बताता है कि कौन सी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर लॉग ट्रू है तो ये बताता है कोई ना कोई प्रोसेस अपनी क्रिटिकल सेक्शन को फॉलो एग्जीक्यूट कर रही है। तो अगर इफ लॉग इज ट्रू देन ये क्या रिटर्न कर देता है, टेस्ट एंड सेट क्या वैल्यू रिटर्न कर देता है, ट्रू। और अगर लॉग फॉल्स है तो ये क्या कर देता है, लॉग को ट्रू कर देता है। मतलब लॉग फॉल्स है, मतलब कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। तो ये लॉग को एक्वायर करने के लिए लॉग को ट्रू कर देता है। तो लॉग ट्रू कर दिया, और फिर उसके बाद रिटर्न कर देगा टेस्ट एंड सेट को फॉल्स। टेस्ट एंड सेट को फॉल्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि जो मेन वाला एग्जीक्यूशन है, प्रोसेस पीआई वाला एग्जीक्यूशन है, वहाँ हम देखेंगे कि वाइल टेस्ट एंड सेट वाली जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी तो वो कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। अगर इसको फॉल्स रहेगी तो फिर वो आगे फर्दर मूव ऑन करते जाएगा। तो यहाँ रिटर्न फॉल्स कर दिए। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोसेस पीआई के लिए क्या फिगर शो है, स्ट्रक्चर फॉर द प्रोसेस पीआई। तो इसमें देख, पहले डू है, डू में डू वाइल लूप है, तो डू लिखे हैं, लास्ट में वाइल ट्रू लिख देंगे। अब एंट्री सेक्शन कैसे है, वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक्ड, वाइल टेस्ट एंड सेट लॉक है जो यहाँ लॉक है वहाँ लॉक्ड था, ये जो लॉक्ड है तब तक हम कुछ कर डू नथिंग, ये एंट्री सेक्शन है, इसको फॉल्स होना ही पड़ेगा कि ये कोई प्रोसेस पीआई के अंदर जाए। अगर ये टेस्ट एंड सेट फॉल्स होता है तो प्रोसेस क्या करेगी, अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी और अपनी लॉग को क्या कर देगी, फॉल्स कर देगी। ये एग्जिट सेक्शन होगा। अपने लॉग को इसलिए फॉल्स की कि दूसरे प्रोसेस को टाइम मिल सके कि वो अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके, और फिर रिमेनिंग सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, और फिर वाइल ट्रू करके रिटर्न बाहर चली जाएगी। देख, टेस्ट एंड सेट, देख इसमें क्या करता है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करता है। प्रोग्रेस इज ऑल्सो इंश्योर रहते हैं, लेकिन बाउंडेड वेटिंग जो है ये इंश्योर नहीं रहता है। अब देख, कैल्विन से मैंने पढ़ा था टेस्ट एंड सेट के बारे में। द टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन कैन बी डिफाइंड एज शोन इन द फिगर। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन डिफाइंड है जैसे फिगर में दिखाए हैं। ठीक, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। दस इफ टेस्ट एंड टेस्ट इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, अगर टेस्ट एंड टेस्ट एग्जीक्यूट हो रही है, टेस्ट एंड सेट, तो अगर एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रही, ईच ऑन द डिफरेंट सीपीयू, अलग अलग सीपीयू में, दे विल बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंसली इन सम आर्बिट्री ऑर्डर। ये क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे सिक्वेंसली इन आर्बिट्री ऑर्डर। इफ मशीन सपोर्टिंग टेस्ट एंड, अगर मशीन सपोर्ट करे टेस्ट एंड सेट को, इंस्ट्रक्शन को, देन वी कैन इम्प्लीमेंट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बाय द डिक्लेयरिंग द बुलियन वेरिएबल लॉक, जो कि बुलियन वेरिएबल जो लॉक है उसके कारण से। इनिशियलाइज टू फॉल्स, इनिशियल में हम इसे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस पीआई इज शो इन द फिगर। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस पीआई हमने देख लिया। मैम ने क्या बताया था कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करता है, प्रोग्रेस इज ऑल्सो इंश्योरिंग, और बाउंडेड वेटिंग इंश्योर नहीं रहती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट करता है कैसे, हाउ, जब लॉग ट्रू होता है तो हर प्रोसेस चेक करती है कि टेस्ट एंड
टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को, अदर द लॉक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। हर प्रोसेस क्या करती है, टेस्ट एंड सेट वेरिएबल को इसीलिए चेक करती है कि लॉक की वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। और एट अ टाइम एक ही प्रोसेस की लॉक की वैल्यू ट्रू होगी, एक ही प्रोसेस, क्योंकि ये शेयरेबल वेरिएबल है तो इसी कारण से एट अ टाइम एक ही प्रोसेस की लॉक की वैल्यू ट्रू होगी। अ सिंगल प्रोसेस वर्क ऑन its critical section, meanwhile another process will not enter in the critical section, क्योंकि लॉक की वैल्यू ट्रू दिखेगी, उनको दिखेगी, देखेंगे तो वो वैसे भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेंगे। ठीक, जैसे लॉक रिलीज होगा देन लॉक इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा और अनदर प्रोसेस इस चांस मिलेगा कि टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। जैसे लॉक रिलीज होगा लॉक की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और अनदर प्रोसेस को मिलेगा चांस कि वो भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं। तो दूसरी प्रोसेस भी लॉक को एक्वायर कर लेंगी और लॉक की वैल्यू जो फॉल्स थी उसको ट्रू करेंगी और फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगी, फिर लॉक को रिलीज करेंगी, सो ऑन, ऐसे ही और प्रोसेस के लिए होता जाएगा। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूटेड बाय ईच प्रोसेस बिफोर एंटरिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन। टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा हर प्रोसेस के द्वारा जब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे उससे पहले। प्रोग्रेस इज नॉट इंश्योर। कैसे, जब हम कोई प्रोसेस है, प्रोग्रेस इज ऑल्सो इंश्योर्ड। जब कोई प्रोसेस है, मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में, मान ले मैं कोई प्रोसेस हूँ और मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके लॉक की वैल्यू को फॉल्स कर दे रहा हूँ ताकि दूसरे प्रोसेस को चांस मिल सके टू एंटर देयर द क्रिटिकल सेक्शन। लॉक इक्वल टू फॉल्स जो है एट द एग्जिस्ट सेक्शन गिव द चांसेस टू अनदर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट देयर इंस्ट्रक्शन। लॉक जो फॉल्स है लास्ट में तो वो चांस दे रहा कि टू एंटर द अनदर प्रोसेस एट द क्रिटिकल सेक्शन। बाउंड वेटिंग इज इंश्योर इज नॉट इंश्योर। बाउंडेड वेटिंग नहीं इंश्योर है। वाई, क्यों नहीं, क्योंकि देयर आर नॉट मेंटेनिंग आ स्पेशल क्यू, कि जैसे प्रोसेस ने लॉक को फॉल्स किया कोई प्रोसेस ने लॉक को फॉल्स किया, दैट मीन्स लॉक इज अवेलेबल। तो जितनी भी प्रोसेस होंगे वो सब प्रोसेस जिस प्रोसेस के हाथ में लॉक आया गया तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। इस तरह प्रोसेस कुछ इसी तरह इससे कुछ इसी तरह प्रोसेस रहती हैं जिनके पास लॉक आ ही नहीं पाता। अगर क्यू और डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि किसके पास लॉक आया है किसके पास नहीं आया। लेक्चर 23 पार्ट 4.4 हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के भी अंदर का टॉपिक ये कंटिन्यू। देख स्वैप इंस्ट्रक्शन, पिछले में हम क्या पढ़े थे, टेस्ट एंड कौन सा, टेस्ट एंड सेट पढ़े थे इंस्ट्रक्शन। अब हम स्वैप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। ये सिमिलर है टेस्ट एंड सेट के, ये सिमिलर, ये डिफरेंट कहाँ है, इंस्टेंट ऑफ डायरेक्ट सेटिंग लॉग टू ट्रू in the swap function, key is a set to true and then swap with lock। हम इंस्टेंट डायरेक्ट सेट करते थे लॉक को के ट्रू, तो हम डायरेक्ट नहीं करके हम स्वैप एक की यूज़ करेंगे जो कि ट्रू रहेगी, तो देन उसको स्वैप कर देंगे लॉक के साथ। अब डिफाइन कैसे है, डिफाइंड ऑफ द स्वैप इंस्ट्रक्शन। स्वैप इंस्ट्रक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, देख बुलियन है लॉक और इंडिविजुअल की, दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं। एक बुलियन जो लॉक है और इंडिविजुअल की डिफाइन किए हैं। बुलियन क्या है, शेयरेबल वेरिएबल है और की क्या है, हर प्रोसेस का अपना की होता है। हम स्वैप फंक्शन लिखे हैं कि वॉइड स्वैप, दो बुलियन को लेती है ए और बी को, और एक इन दोनों को स्वैप करने का फंक्शन लिखे हैं बुलियन टैम्प, और टैम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टैम्प लिखा है। ठीक, अब स्ट्रक्चर हम देख ले, इसमें क्या कर रहे हैं कि
स्वैप का सिंपल फंक्शन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस पीआई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो जैसे डू लिखा है, डू के अंदर की इक्वल टू कितना है, ट्रू। अगर पहले हम प्रोसेस को क्या किए, ट्रू किए, पहले प्रोसेस को ट्रू किए और फिर एंट्री सेक्शन देख कैसे बनाया है। वाइल की इक्वल टू ट्रू, जब तक की इक्वल है ट्रू के तब तक हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप द एड्रेस ऑफ लॉग एंड एड्रेस ऑफ की, स्वैप फंक्शन को कॉल करके इनको स्वैप कर देंगे। जब तक ट्रू है तब तक हम ऐसे ही करेंगे। लॉग की वैल्यू भी, जब तक लॉग की वैल्यू जो भी हो, तो जब तक ये ट्रू है तब तक हम स्वैप करते जाएंगे। फिर जगह जहाँ की फॉल्स होगी तब हम क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे और क्रिटिकल सेक्शन में जाने के बाद अपना क्रिटिकल सेक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद लॉग को फॉल्स कर देंगे ताकि दूसरे प्रोसेसेस को भी मिले टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। फिर रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट करेंगे, फिर डू वाइल लूप को एंडिंग कर देंगे वाइल ट्रू लगा के। ठीक, यहाँ पे भी देख सेम टेस्ट एंड सेट की तरह यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वो है, प्रिवेंट है। कैसे कि मतलब देख, एट अ टाइम लॉग एक ही बार ट्रू होगा एक प्रोसेस के लिए और हर बार लॉग की वैल्यू ट्रू नहीं होगी। ठीक, और फिर प्रोसेस ये, और जब एग्जिट सेक्शन है, इसका एग्जिट सेक्शन में हम लॉग को फॉल्स कर रहे हैं फॉर द प्रोग्रेस इंश्योर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी हम बाउंड वेटिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाउंड वेटिंग को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम ना तो एक्स्ट्रा डेटा कुछ यूज़ कर रहे हैं ना कुछ यूज़ कर रहे हैं। इस कारण से बाउंड वेटिंग को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बाउंडेड वेटिंग, अब देखते हैं। देख, हमने जो भी एल्गोरिथम पढ़े उसमें दो चीज़ तो सेटिस्फाई कर रही है, तीसरी नहीं कर रही। बाउंडिंग, अब देखते हैं बाउंडेड वेटिंग को कैसे इंश्योर करें। फॉर द इंश्योरिंग द बाउंडेड वेटिंग वी शुड मेंटेन अ सर्कुलर क्यू जिसमें प्रोसेस अराइव हो इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस अराइव हो सकती है। वंस सपोज वन प्रोसेस ने उस यूजिंग टेस्ट एंड सेट लॉग को एक्वायर किया और वंस इट एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन, इसके बाद वो उस लॉग की वैल्यू को फॉल्स नहीं करेगा तब जब तक लॉग की वैल्यू को फॉल्स नहीं होगा। उसके बाद उसके से पहले सारे सर्कुलर क्यू में चेक करेगा कि वेदर कोई प्रोसेस वेटिंग है कि नहीं है टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। इफ अगर कोई प्रोसेस है विच इज वेटिंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, तो दैट प्रोसेस गेट चांस टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। सिमिलरली वो बाकी सर्कुलर क्यू में भी देखेगा कि चेक करेगा कि वेदर कोई प्रोसेस वेटिंग है कि नहीं। अगर कोई प्रोसेस वेटिंग नहीं है तो इट्स द सेट वैल्यू ऑफ लॉग इज फॉल्स वंस अगेन। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू मैकेनिज्म ऐड ऑन कर रहे हैं, अनलॉक एंड लॉक, जो कि इंश्योर करेगी बाउंड्री के लिए। देख क्या है, यूजिंग टेस्ट एंड टेस्ट सेट टू रेगुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग। हम टेस्ट और सेट की वैल्यू का यूज करेंगे फॉर द रेगुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लॉग। add another value waiting array I for the process which check whether or not a process has been waiting। हम न्यू वेटिंग एरे ऐड कर रहे हैं जो कि ये चेक करेगा कि क्या वो प्रोसेस वेट कर रही है। वी मेंटेनिंग अ सर्कुलर रेडी क्यू, हम एक सर्कुलर रेडी क्यू मेंटेन करेंगे। वंस आयत प्रोसेस गेट्स आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, एक बार आयत प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आई, इट डज नॉट टर्न लॉग टू द फॉल्स, वो लॉग को फॉल्स नहीं करेगी। सो दैट एनी प्रोसेस कैन बी अवेल द क्रिटिकल सेक्शन नाउ, ताकि दूसरी प्रोसेस क्या कर सकती है, क्रिटिकल सेक्शन को अवेल कर सकती है, ले सकती है। देख, स्ट्रक्चर ऑफ पीआई प्रोसेस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे इसको क्या, बाउंडेड वेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन विद द टेस्ट एंड सेट से देखते हैं। पहले हमने 3 वेरिएबल बनाए, बुलियन का लॉक बनाए, इंडिविजुअल की बनाई, इंडिविजुअल वेटिंग
आई बनाया, ठीक। जब तक वाइल 1 है मतलब ट्रू है, तब तक हम क्या करेंगे, वेटिंग को पहले देखेंगे। वेटिंग अगर ट्रू है और की इक्वल टू ट्रू है, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोसेस वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, और प्रोसेस की का मतलब इक्वल टू ट्रू है, मतलब कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, क्रिटिकल सेक्शन के लिए तैयार है। वाइल एंट्री सेक्शन है ये शायद। वाइल वेटिंग आई एंड की, जब तक दोनों ट्रू है, वाइल वेटिंग ट्रू है और की भी ट्रू है, तब तक क्या करो, की के अंदर टेस्ट एंड सेट का वैल्यू लोड करते रहो, टेस्ट एंड सेट का वैल्यू लोड करते रहो। और टेस्ट और सेट में जब वैल्यू लॉग की फॉल्स हो जाती है, लॉग की वैल्यू फॉल्स रहती है, तो वो लॉग की वैल्यू ट्रू कर देता है और तब वो रिटर्न करता है फॉल्स को। तब ये लूप से बाहर निकलेगा की, और की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तब वहाँ पे लॉग को एक प्रोसेस ने ले लिया है और की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फिर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जब फॉल्स हो जाएगी, तब वो अपने फिर से इसको चेक करेगा, तो फिर वो अपन इसमें आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो ये वेटिंग आई एंड की वाली जब फेल हो जाएगी, तब वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। क्रिटिकल सेक्शन के आने के बाद, वो एग्जीक्यूट करने के बाद, वो चेक करेगा कि अपने से जे इक्वल टू आई प्लस 1 मॉडलो एन, ये रेडी सर्कुलर रेडी क्यू को चेक कर रहा है, और चेक करेगा जे को। फिर जे जब तक आई के इक्वल नहीं हो जाता, और जे में कोई ऐसी प्रोसेस तो नहीं जो वेट कर रही है, मतलब नॉट वेटिंग, अगर ऐसे होता रहता है, वेट कर रही है कोई प्रोसेस, तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो जे को इंक्रीमेंट करके और मॉडलो लेगा। और जब ये वेटिंग कर चुका होगा, और जब जे इक्वल टू आई के इक्वल आ चुका होगा, या ये लूप कब फेल होगा, जब जे इक्वल टू आई के इक्वल आ जाएगा, या तो कोई प्रोसेस ऐसी होगी जो वेट कर रही थी। जो प्रोसेस वेट कर रही थी उसको क्या करेगा, उस प्रोसेस में एल्स वाला स्टेटमेंट लगा के क्या कर देगा, उसको फॉल्स करेगा उस इंडेक्स को, और उसको क्या कर देगा, फिर से उसको क्रिटिकल सेक्शन में लेके जाएगा। और क्रिटिकल सेक्शन में लेके जाएगा, अगर वो आई जे के इक्वल हो गई, जे इक्वल टू आई हो गया, तब क्या करेगा, लॉग को फॉल्स कर देगा, और वो रिमेनिंग फिर दूसरे किसी को दे देगा। और लेकिन ये अगर वो क्या करे, कोई प्रोसेस वेट करे, तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाएगा, ठीक, और रिमेनिंग कोड अपना एग्जीक्यूट करेगा। ये हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन थे। देख लेक्चर 24 पार्ट 2.5 सीमाफोन फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देख सीमाफोन क्या होता है, फोर्स। देख सीमाफोर क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर solution for the solving the problem of the process synchronization. It is an integer, इसमें क्या होता है, एक integer variable होता है। It is used for the initialization, ये initialization के लिए यूज होता है। Initialize the number of resources, ये initialize करता है कितने number of resources होते हैं, ठीक। It access through टू एटॉमिक ऑपरेशन है, ये क्या करता है, दो एटॉमिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। पहला वेट और दूसरा सिग्नल। वेट को हम पी से डिनोट करते हैं और सिग्नल को वी से डिनोट करते हैं। अब डिफाइन किए हम वेट को। वेट क्या होता है, वेट यस, और फिर वेट यस, फिर वाइल लूप लगाए, एस इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो डू नो ऑपरेशन। अगर इससे, अगर यस 0 से बड़ा है या 0 से बराबर नहीं है, तब क्या करो, रिसोर्स एस को माइनस कर दो, और फिर ऑपरेशन वाइल लूप से बाहर निकल जाओ। इसका मतलब क्या है, यस और ये जो वाइल लूप लगाए, यहाँ पे ब्लॉक क्यू या स्लीप क्यू हम लगाते हैं।
ये क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट। ये इस प्रोग्राम को देख के ये समझ में आ रहा है कि ये डिक्रीमेंट के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए यस क्या है, ये यस नंबर ऑफ रिसोर्स है। इसको समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा काउंटिंग सीमा फॉल का एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि लिखना भी है इसमें कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, 3 रिसोर्स हैं, 3 प्रिंटर हैं। तो 3 प्रिंटर लिए, तो जब मैं वेट को रन करूँगा तो वेट क्या देखेगा कि एस की वैल्यू इनिशलाइज किससे हो रही है, 3 से। तो 3 देखेगा कि 3 इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0, फॉल्स है कंडीशन। तो ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और हमारे पास कितने प्रिंटर बचे, 2 प्रिंटर बचे। तो फिर 2 प्रिंटर में हम फिर से इसी वेट को ऑपरेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि दे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 नॉट। तो फिर हम यस फिर रिसोर्स को घटा देते हैं, प्रोसेस को, एक प्रोसेस को प्रिंटर दे देते हैं। फिर अगेन सिमिलरली लास्ट वन वाले जो एक रिसोर्स अपना बचा प्रिंटर, उसको देखते हैं, और प्रोसेस P3 आई थी जिसको मैंने लास्ट प्रिंटर पे दे दिया। अब प्रोसेस P4 आई, अब वो चेक करेगी यस इज लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ, इस कंडीशन में मेरे पास एक भी प्रिंटर नहीं है, तो वो क्या कर जाएगी, इसी वेटिंग में फंस जाएगी और वो वाइल लूप में फंस जाएगी। ठीक, इस ये क्या कर रहा है एक्चुअली, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द सीमाफॉल, या रिसोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक, डेफिनेशन ऑफ द सिग्नल, 2 ऑपरेशन होते हैं। सिग्नल की डेफिनेशन क्या है, सिग्नल इज फॉर द इंक्रीमेंटिंग द सीमाफोर रिसोर्स, और या रिसोर्स को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जैसे प्रोसेस P5 आए और किसी ने P4 आई और किसी ने क्या किया, सिग्नल ऑपरेशन रन कर दिया पिछले बारे में से, तो मतलब एक प्रिंटर खाली हो गया और उस अब P4 को ये प्रिंटर मिल जाएगा। ठीक, सीमाफॉल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, काउंटिंग सीमाफॉल और एक बाइनरी या म्यूटेक्स लॉग बोलते हैं। काउंटिंग सीमाफॉल में क्या होता है, इट्स वैल्यू रेंज ओवर अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसकी वैल्यू की रेंज जो होती है वो अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होती है, मतलब लेस देन 0 तो ग्रेटर देन 0 तो होगी, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन में इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है। बाइनरी में क्या होती है, इट्स वैल्यू रेंज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक, इसीलिए दे आर लॉक द प्रोवाइड म्यूचुअल एग्जीक्यूशन है, ये लॉक प्रोवाइड करता है। जो भी हमने म्यूटेक्स वगैरह पढ़े हैं, जितने लॉक अभी तक पिछले पढ़े हैं, उसी तरह दे आर द लॉक्स द प्रोवाइड म्यूचुअल एग्जीक्यूशन है, ये म्यूचुअल एग्जीक्यूशन में लॉक प्रोवाइड करता है। अब हम देख बाइनरी या म्यूटेक्स सीमाफॉल को देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। बाइनरी सीमाफॉल फॉर द डीलिंग विद द मल्टीपल प्रोसेस, कई सारे प्रोसेस हैं, तो बाइनरी सीमाफॉल कैसे डील करता है। सपोज देयर इज अ n प्रोसेस, कई सारी प्रोसेस है शेयरिंग अ सीमाफॉल म्यूटेक्स इनिशियली, कोई एक म्यूटेक्स नाम से सीमाफॉल को बना रहे हैं। ठीक, शेयर सीमाफॉल म्यूटेक्स इनिशियलाइज टू 1, ये इनिशियलाइज किया किससे, म्यूटेक्स सीमाफॉल को इनिशियलाइज किया 1 से। देख, पहला ईच प्रोसेस PI इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोसेस। PI कैसे लिखेंगे, डू वाइल लूप लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन के लिए वेट को हम क्या कर देंगे, पहले 1 को 0 कर देंगे, तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ये हो जाएगा वेट म्यूटेक्स, ये कितना हो जाएगा, वेट म्यूटेक्स। जब तक ये रहेगा तो डू नथिंग, और जब वेट म्यूटेक्स 0 हो जाएगा तब क्या करो, वेट 0 हो जाएगा तो तब क्या करो, क्रिटिकल सेक्शन में जाओ और क्रिटिकल सेक्शन को परफॉर्म करो, और फिर सिग्नल परफॉर्म करके एग्जिट सेक्शन को परफॉर्म करो, फिर रिमेनिंग सेक्शन परफॉर्म करो, फिर बाहर आ जाओ रूप से। ये हो जाएगा किसका, बाइनरी के लिए हो जाएगा या म्यूटेक्स लॉकिंग के लिए हो जाएगा। कॉन्टिग्यूअस सीमाफॉल में क्या है, जो हमने एग्जांपल बताया, प्रोसेस 3 प्रिंटर वाला, और तीनों प्रिंटर आते हैं तो वो वेट को और
कम करते हैं, फिर उसके बाद वो काउंटिंग करते हैं। यही होता है सेम काउंटिंग सीमाफॉल। काउंटिंग सीमाफॉल यूज अ कंट्रोल एक्सेस टू गिव given resource considering of finite number of instant। उसको ये क्या करता है, यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू गिविंग द रिसोर्स, ये यूज किया जाता है फॉर द गिविंग द एक्सेस के लिए, गिविंग द एक्सेस टू गिवन रिसोर्स अनकंसिडर फॉर द फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंट। हम ये भी कंसिडर करते हैं कि उसके फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंट है। सीमाफॉल इज इनिशियलाइज टू द नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, ये इनिशियलाइज होता है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्स अवेलेबल हैं। when the count of the semaphore go to zero, all the resource being used, जब सीमाफॉल की वैल्यू क्या हुआ, 0 हो जाए, तब सारे रिसोर्स यूज हो चुके हैं। आफ्टर that process that wish to use a resource will block until the counting become greater than 0. After that process wish to use to user to resource will be blocked until the becoming greater than 0. ये after this जब 0 हो जाते हैं तब यूज़र के यूज़ द रिसोर्स ब्लॉक हो जाता है, जब तक ये 0 से ऊपर नहीं होते। ये इंक्रीमेंट करते हैं, अगर हम वेट ऑपरेशन को चलाते हैं तो ये डिक्रीमेंट करते हैं, और सिग्नल ऑपरेशन को चलाते हैं तो ये इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है सीमाफॉल की, बिजी वेटिंग करके एक डिसएडवांटेज है। इसका क्या है, वाइल अ प्रोसेस इज इन अ क्रिटिकल सेक्शन, जब भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होती है, any another process that try to enter its critical section must looping continuously in the entry code। और कोई अनदर प्रोसेस क्या कर चलती है, वो भी ट्राई करती है कि हम भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करें, तो वो एंट्री कोड में ही लूपिंग चला देती है। इसी लूप को हम क्या कहते हैं, इससे सिंगल स्पिन लूप भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पिन की तरह होता है। गैल्विन में इसका दिया है, busy waiting CPU cycle that some another process might be able to use the productively। These types of the semaphore is also called spin lock because process spin while waiting for lock। इसमें प्रोसेस क्या करती है, स्पिन करने के लिए स्पिन करती रहती है फॉर द गेटिंग द लॉक, इसलिए इससे स्पिन लॉक कहा जाता है। स्पिन लॉक डू have an advantage in which context switching is do not have advantage, no context switching is required। स्पिन ब्लॉक का एक फायदा है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं रिक्वायर्ड होती है। और ये क्या है, विजी वेटिंग जो है ये क्या करता है, CPU साइकिल को वेस्ट करता है। तो ये बिजी वेटिंग क्या करता है, CPU साइकिल को वेस्ट करता है। टू ओवरकम बिजी वेटिंग वी मॉडिफाई द वेट एंड सिग्नल सीमाफॉल ऑपरेशन। हम क्या करते हैं, इसे बिजी वेटिंग को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं किसको, वेट एंड सिग्नल सीमाफॉल ऑपरेशंस को। ठीक, अब हम आते हैं हिंदी में। जब प्रोसेस स्पिन लॉक हो जाती है, दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूसली लूपिंग इन द एंट्री कोड, दे आर नॉट मूविंग अहेड, वो मूव नहीं कर रही वहाँ से, तो ऐसे प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में डाल देते हैं और स्लीप स्टेट में डाल देते हैं। ऐसे प्रोसेस को भी या तो ब्लॉक या स्लीप स्टेट में डाल देते हैं। तो ब्लॉक और स्लीप स्टेट में डालने से क्या होगा, क्या फ़ायदा है, CPU will stop giving emphasize impedance those process, it will take some another process। जो CPU क्या करने लगा, इस पे ध्यान ना देके, फोकस ना देके, वो उस पे फोकस देगा, वो दूसरे प्रोसेस पे देगा। वो कौन से प्रोसेस पे देगा, जो अपने क्रिटिकल सेक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं। इट स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग देम
इससे सीपीयू को आइडियल नहीं बैठना पड़ेगा, इससे सीपीयू को आइडियल नहीं बैठना पड़ेगा। वेट ऑपरेशन के साथ एक क्यू बना देते हैं, दे रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक क्यू कहते हैं। क्यू में हम वो प्रोसेस डालेंगे जो स्पिन लॉक के अंदर है, क्यू के अंदर हम वो प्रोसेस डालेंगे जो स्पिन लॉक के अंदर है। दोज प्रोसेस आर स्लीप और ब्लॉक एंड डू नॉट डू एनी ऑपरेशन। ये प्रोसेस ये प्रोसेस कुछ नहीं करेंगे और ये ऑपरेशन भी नहीं करेंगे। इसकी वजह सीपीयू टेक द अनदर प्रोसेस विच आर एग्जीक्यूटिंग देयर नॉन क्रिटिकल सेक्शन। जो इसके वजह कोई सीपीयू कोई और दूसरा ले ले जो कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन को फॉलो कर रहा है। इससे सीपीयू साइकिल को बचा पा रहे हैं इस मेथड से, बिजी वेटिंग से जो भी है बचा पा रहा है। सीपीयू नॉट सीट फॉर आइडियल और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टू ओवरकम बिजी वेटिंग वी मॉडिफाई द वेट एंड सिग्नल सेमाफोरी ऑपरेशन। ये तो मैंने बता दिया कि when a process execute the wait operation and finds that semaphore value is not positive। जब कोई प्रोसेस क्या करे, एग्जीक्यूट कर रही है वेट को और वो क्या देख रही है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही सीमाफोर की, इट मस्ट वेट, उसे वेट करना चाहिए। हाउएवर रेदर देन एंगेजिंग इन द बिजी वेटिंग, उसे इंगेज होना होगी बिजी वेटिंग में, द प्रोसेस कैन ब्लॉक इटसेल्फ। ये अच्छा रहेगा कि प्रोसेस खुद को ब्लॉक कर दे अपने आप, ठीक है। द ब्लॉक ऑपरेशन प्लेस प्रोसेस इनटू अ वेटिंग क्यू एसोसिएटेड विच द सीमाफोर। ब्लॉक ऑपरेशन हो जाए और क्या कर रहे हैं, प्रोसेस के इंटू अंदर चले जाए किसके, वेटिंग क्यू के से, जो कि एसोसिएट है किसके वेट के साथ, जो कि सीमाफोर से विथ द सीमाफोर के साथ एसोसिएट है। एंड द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, और जो स्टेट है प्रोसेस की, इज स्विच टू द वेटिंग स्टेट, और वो किस में स्विच हो जाए, वेटिंग स्टेट में स्विच हो जाए। देन control its transferring to the CPU schedule which select another process to execute। फिर कंट्रोल फिर CPU का ट्रांसफर उधर CPU शेड्यूल को वो शेड्यूल दे दो जो कि कोई अनादर दे दो, ठीक। अब देख, a process that is blocked wait on the semaphore should be restricted when some another process executing the signal operation। जो ब्लॉक सीमाफोर है वो वेट कर रही हैं, जो वेट स्टेट में है वो रीस्टार्ट होंगी कब, जब कोई सिग्नलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तब वो रीस्टार्ट होंगी। द प्रोसेस इज रीस्टार्टेड बाय अ वेकिंग अप ऑपरेशन, और प्रोसेस इज रीस्टार्ट होंगी बाय अ वेकिंग अप ऑपरेशन से, which change the process from waiting state to ready state, जो कि चेंज कर देगा प्रोसेस को वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में। फिनिश द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन।